गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो जनता आ चुकी है काफी सारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है। तो काफी जनता, अच्छा ये बात बताओ, कितने कितने लोग जिस दिन डीएसएस रखा था उस दिन गायब थे? अच्छा चलो ठीक है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बोलता हूँ। कितने लोग ऐसे थे जिन लोगों ने सॉल्व तो किया था मोल कॉन्सेप्ट लेकिन डीएसएस के दिन गायब थे? टीपीपी सॉल्व तो किया था लेकिन डीएसएस के दिन गायब थे। कोई नहीं है? गजब यार, क्या बात है। फिर भी उस दिन जनता 30 के 35 के आसपास ही थी। आधी जनता थी, गायब तो जरूर हो गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हम पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट वेट के बारे में। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी को उसमें समस्या है तो पहले समस्या अपने पूछ ले, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। इक्विवेलेंट वेट तक में जिसको समस्या है फटाफट अपने समस्या प्रकट करे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। किसी को कोई समस्या नहीं है? क्या बात है। सम क्वेश्चंस ऑफ इक्विवेलेंट वेट प्लीज। ओके ऋषभ। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है? क्या बात है, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट। इक्विवेलेंट वेट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे ना इक्विवेलेंट वेट के। कुछ क्वेश्चन तो मेरे को याद है कि मैंने शायद होमवर्क में दिया था। चलो ठीक है, यहाँ तक तो आई गेस हो गया था। तो इसको हाँ जी जनता, देखिए भैया कहाँ तक अपना हो गया था। किस ये क्वेश्चन तो आई गेस क्लास में मैंने करा दिया था, ठीक है। इसमें किसी को समस्या है तो फटाफट हैंड रेज कर दो। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है तो फटाफट हैंड रेज कर दो, चर्चा करेंगे वरना आगे बढ़ेंगे। सॉरी। हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? देख लो भैया, ध्यान दो यहाँ पे। चलो, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आइडियली। देखो ये एसिड है, एसिड कितना H प्लस लूज करेगा भैया? 1 H प्लस लूज करेगा, तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? इसका मोलर मास डिवाइड बाय 1। ये जो C2O4 2 माइनस है, इसको दो तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकल सकता है। एक तो एज अ बेस ट्रीट करके और एक एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंसीडर करिए। कैसे? तो देखो ये C2O4 जो है, ये C2O4 जो है, ये जब रेडॉक्स रिएक्शन दिखाएगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, ठीक है। ऑक्सीजन का कोई ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं होगा, लेकिन कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज यहाँ होगा। ये +3 से +4 में जाएगा। अब एक कार्बन है जो +3 से +4 में जा रहा है। टोटल कार्बन है एटम कितने? 2। तो टोटल चेंज एक मॉलिक्यूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोचना ही नहीं है, 2 H माइनस लूज करेगा, एन फैक्टर 2। मैग्नीशियम है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? 2। तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है तो फटाफट बता दो, अपन उस पर बात करें वरना आगे बढ़े। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। किसी को इसमें समस्या है तो
बताओ भैया कि ये तो कोई चीज है जो जादू हो गई है। हाँ जी, कुछ जादू हुआ है इसमें? सर ये तो फर्जी है, ये तो मैं से भी कर लेते, क्या बात है। ठीक है, चलो तो अपन आगे आते हैं। ये क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। कॉपर का तो इक्विवेलेंट वेट अपने को सीधे सीधे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है भैया? देखो यहाँ पे कॉपर लेफ्ट साइड में एक आइटम है, इस 3 से मतलब नहीं, याद रखना है, इस 3 से अभी बैलेंसिंग का कोई लेना देना नहीं है, आगे हो सकता है हो, पर अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो कंसिडर करोगे तो भी समस्या नहीं आएगा, देखना कैसे। मेरे पास लेफ्ट में है कॉपर है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है +2, सॉरी 0, क्या लिख रहा हूँ मैं, 0, और यहाँ पे क्या है +2, ठीक है। तो ये 0 to +2 जा रहा है, कितने का चेंज हो रहा है भैया? 2 का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे कॉपर का भैया? इसका एटॉमिक मास डिवाइड बाई 2। कोई ये बोल सकता है कि सर ठीक है ना, ये आगे में 3 दिया हुआ है, आप तो बैलेंसिंग में 3 यूज किए हुए हो, ठीक है, तो 3 एटम हुए कॉपर के, कोई बात नहीं भैया, लिख लो। तो चलो इसका पूरा मास कितना हो जाएगा 3 कॉपर के लिए? 3m। लेकिन अगर 3m अगर मास ले रहे हो, 3 कॉपर एटम ले रहे हो, तो भैया 3 कॉपर एटम कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है? 6 का। एक 2 का कर रहा है, एक कॉपर एटम 0 से +2 जा रहा है, तो 3 कॉपर एटम कितने का एक्सचेंज कर रहा है? 6 का। तो भैया आपको नीचे में भी तो इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया। तो भैया m/2 लिखो या 6m/6 लिखो, बात क्या है, सॉरी 3m/6 लिखो या m/2 लिखो, बात क्या है, सेम ही है। मुझे बता दो भैया किसको किसको इसमें समस्या है, समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। फिर अपन आएंगे HNO3 पे। HNO3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में जेई में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। कॉपर में किसी को समस्या है तो भैया फटाक से बता दो, कॉपर का नहीं समझ में आया, इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखते हैं? क्लियर है, डन है, इसमें कोई समस्या नहीं है, गुड। चलो अब अपन आते हैं HNO3 की कहानी पे। देखो HNO3 की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो। ये HNO3 जो है, इसमें ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा क्या कि यार ये 6 तो नाइट्रेट, मतलब ये 3 और इंटू 2, मतलब ये 6 जो नाइट्रोजन है, ये 6 नाइट्रोजन यहाँ +6 में है। यहाँ पे नाइट्रेट है, नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो +6 आएगा, यहाँ पे इस नाइट्रोजन का निकालो तो ये भी +6 आएगा। मतलब HNO3 में से 8 मॉलिक्यूल अगर HNO3 है, तो उसमें से 6 जो है, ध्यान देना, उसमें से जो 6 मॉलिक्यूल है, इसमें से 6 मॉलिक्यूल जो है, उनमें किसी तरह का कोई ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन जेई नीट के लिए बहुत जरूरी है। इसमें 6 मॉलिक्यूल्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 6 मॉलिक्यूल्स में कैसे नहीं फर्क पड़ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 है। लेकिन जो देखो तो 2 नाइट्रोजन जो है, उन लोगों ने अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर लिया है, और 2 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होकर यहाँ पे जो दिख रहा है वो +2 दिख रहा है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो यहाँ +2 दिख रहा है। तो 2 ने अपना एक्सचेंज कर लिया, मतलब 2 ने अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया है, लेकिन 6 ने किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया है। अब ध्यान दो, 8 मॉलिक्यूल आपके पास था, 8 मॉलिक्यूल था, 8 में से 6 में कोई चेंज नहीं हुआ है, 2 में चेंज हुआ है, 2 मॉलिक्यूल में चेंज हुआ। अच्छा 2 मॉलिक्यूल में चेंज हुआ है, वो कितने से कितने का हुआ है? तो भैया यहाँ पे +5 में था, और यहाँ पे देखो तो +2 में आ गया है। ये प्लस, सॉरी क्या लिखा हुआ है, अरे यार एक मिनट भूल गया, +6 कहाँ से गया, +5 होगा, +5 ठीक है। तो +5 में था, यहाँ +5 में यहाँ, लेकिन यहाँ है +2 में, ठीक है। तो अगर ध्यान दोगे तो 2 आपके पास नाइट्रेट आयन में से 2 नाइट्रोजन जो है वो +5 से +2 चला गया, 2 गया है, 6 के 6 वैसे के वैसे रह गए हैं। तो टोटल अगर मैं बोलूं कि इस 8 मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया, तो देखो 2 ने किया है एक्सचेंज, 6 को कुछ नहीं फर्क पड़ा। टोटल अगर मैं बोलूं कितने का एक्सचेंज किया, तो देखो 2 ने कितने का एक्सचेंज किया, तो 1 ने किया 3 का, 5 से 2 गए ना, मतलब 3 का एक्सचेंज। तो टोटल इसने कितने का एक्सचेंज कर लिया भैया? तो अगर ध्यान दोगे तो इसने टोटल जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया वो 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देना भैया, ये बड़ा ही काम की चीज है, बोर्ड में किसी काम का नहीं है, थोड़ा एडवांस है, थोड़ा हो सकता है समझने में थोड़ा टाइम लगे, बट इस चीज को प्यार से देखो। तो इसे बता रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे।
ये था अपने पास 8HNO3 था, ठीक है। HNO3 ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +5, कन्वर्ट हुआ कॉपर नाइट्रेट और NO में, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट में जब कन्वर्ट हुआ तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहाँ नाइट्रोजन का +2। अब इसमें 8HNO3 में कितने टोटल नाइट्रोजन एटम है? भैया 8 है, कोई दिक्कत नहीं। 8 का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 5 में ही रह गए हैं कितने? 6 मॉलिक्यूल, 6 एटम, +5 टू +5 ही रह गए, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हुआ है, ठीक। तो +5 से +5 रह गए 6 एटम, ठीक। दो जो है उसमें देखो, ये जो 2 नाइट्रोजन एटम है ये +5 से कहां चले गए? +2 चले गए। +5 से +2 चले गए 2 एटम, 2 नाइट्रोजन के। अच्छा, +5 से +2 गए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया? तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन का किया। क्या किया? गेन किया है। एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ठीक है। टोटल कॉपर टोटल जो हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो नाइट्रोजन के 8 एटम है, ध्यान देना। टोटल नाइट्रोजन कितने एटम है? 8 है। 6 का कोई चेंज नहीं हुआ है और 2 ने चेंज किया है अपने को, कहां से कहां? तो +5 से +2। तो जो टोटल नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया उसको ध्यान दो कि टोटल नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए। तो 8 नाइट्रोजन में से 6 ने कुछ नहीं किया, 2 ने एक्सचेंज किया। 2 ने कितना किया? तो 5 से 2 गए, मतलब आपके पास एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया। 5 से 2 जाने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 3। चूंकि ये 2 एटम थे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर लिए? 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर लिए। तो हम बोल सकते हैं भैया कि 8 HNO3 मॉलिक्यूल ने 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया है। मुझे बता दो किसको किसको समस्या है, समझ में नहीं आया? 6 इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज में समस्या है, समझ में नहीं आया? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब खास करके एडवांस वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग एडवांस वाले, नीट वाले तो ठीक है, मतलब बहुत कम यूज होता है, ऐसे नहीं आएंगे क्वेश्चंस, बट एडवांस वालों के लिए खास करके। दिव्या, दिव्या ऑडियो ऑन कीजिए। यस सर। ठीक है, इधर नाइट्रोजन के कितने एटम है? लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम है? सर 8। राइट साइड में टोटल 8 है। यहाँ से आपको यस 6 मिल सर। गए और यहाँ पे 2 8 है, ठीक है। यस सर। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो लेफ्ट में नाइट्रोजन HNO3 में उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और राइट में नाइट्रेट वाले में +5 और NO में +2, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये जो 8 एटम्स थे नाइट्रोजन के, उसमें से जो 6 एटम थे वो 6 एटम ने अपना कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं किया, +5 से +5 में ही है। कोई समस्या है इसमें? यस सर, नहीं समझ आ रहा है। अरे बच्चा मेरे, इधर ध्यान दो, ये +5 टू +5 ही है। क्या कोई चेंज हुआ है क्या ऑक्सीडेशन नंबर का? नो सर। अच्छा, ये जो +5 वाले कितने यहाँ पे नाइट्रोजन है? 6 हैं। यस सर। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 8 नाइट्रोजन में से 6 नाइट्रोजन ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं किया है, चलेगा? यस सर। 8 नाइट्रोजन में से 2 नाइट्रोजन ऐसे हैं जिन्होंने अपना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज किया है, और कहां से कहां किया है? तो +5 से +2 पे चले आए, चलेगा? यस सर। अच्छा, एक नाइट्रोजन का यहाँ पे जो 2 नाइट्रोजन एक्सचेंज हुआ उसमें से एक नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऐसे बोल सकता हूँ। 5 से +5 से +2 जाना मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करना। यस सर। तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन एक्चुअल में कन्वर्ट हुए हैं? 8 में से 6 तो कुछ नहीं किए, 2 कन्वर्ट हुए। तो 2 नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे? एक ने किया है 3, तो 2 ने कितने किया होंगे? 6। यस सर। ये पक्का क्लियर है? यस सर। तो बोलता क्या है कि भैया 8 में से 6 नाइट्रोजन ने कुछ नहीं किया, 2 नाइट्रोजन ने 3 करके 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर लिया। तो टोटल 8 नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया? तो 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया। अब चलेगा? ठीक है, गुड। तो 8 में से 6 ने कुछ नहीं किया, 2 ने एक्सचेंज किया, 2 ने 6 का एक्सचेंज कर लिया।
तो टोटल अपने पास मैं ऐसे बोल सकता हूँ भैया 8 एटम या 8 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, 8 मॉलिक्यूल HNO3 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है। तो 8 मोल कितने का करेगा भैया? 6 मोल इलेक्ट्रॉन का करेगा। तो अपन क्या बोलते हैं भैया? इक्विवेलेंट वेट क्या बोलते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने के लिए जितना भी ग्राम वो वाली चीज चाहिए, काम खत्म, ठीक है। तो भैया ये 8 मोल जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन का, मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए भैया ये कितना एक्सचेंज करेगा? 8/6 मोल। मतलब अपने को 8/6 मोल का मास निकाल लो HNO3 को, काम खत्म। वही आपका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? तो 8/6 इंटू मोलर मास ऑफ HNO3। मोल्स पता है, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। तो 8/6 मोलर मास ऑफ HNO3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? HNO3 का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ये सच में बहुत मेहनत का काम था, दिमाग मारने वाला काम है, अच्छा क्वेश्चन है, हवा में सॉल्व नहीं होगा, बहुत क्लियर बात है, ठीक है। चल, अब डन है सबको? तब वो जो इक्विवेलेंट वेट का रट्टा मार के बैठे रहते हैं ना कि मोलर मास बाई एन फैक्टर कर दो, मोलर मास बाई एन फैक्टर कर दो, तो भैया हर जगह ये नहीं लगता, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसका बेसिक डेफिनेशन आपको समझाया है। बेसिक डेफिनेशन याद रखना कि कोई भी चीज का इतना मास जितना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर पाए, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है SO2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। चलो भैया SO2 का इक्विवेलेंट वेट देखो कितना होगा, शुरू हो जा। सल्फर का +4 है, इधर देखो तो सल्फर कहीं भी ले लो, चाहे यहाँ लो तो +6, यहाँ भी लो तो +6, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ठीक है। तो +4 टू +6 कितने का एक्सचेंज है भैया? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। +4 टू +6 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा भैया? तो इसका मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना आ गया? 2, खेल कर चलेगा। Na2CrO3 का फटाक से बता दो कितना होगा? Na2CrO3 का मुझे फटाक से बता दो कि एन फैक्टर कितना होगा, जल्दी से। Na2CrO3 का एन फैक्टर बता दो फटाफट, शुरू हो जाओ। Na2CrO3 का एन फैक्टर, मुझे एक भी आंसर नहीं आया यार, ये तो मतलब हवा में सॉल्व हो जाएगा ये वाला तो। Na2CrO3 का एन फैक्टर बताओ भैया जल्दी से। भैया देखो उसमें से कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हो रहा है यार। Na को कुछ होगा नहीं, ऑक्सीजन को कुछ होगा नहीं, जो हो रहा है क्रोमियम के साथ हो रहा है, बस क्रोमियम का कैलकुलेट करना है, करो भाई जल्दी। अंजन वेरी गुड। अनुष्का गड़बड़ है, अंजन सही है, प्रशांत गड़बड़ है। Na2CrO3 का, सॉरी Na2Cr2O7 का एन फैक्टर। ऐसे क्वेश्चन में गलत करोगे? प्राची गड़बड़ है, दिव्या सही है।
आदर्श गड़बड़ है, रिवांश गड़बड़ है। तान्या बच्चा मैंने एन फैक्टर बोला है। अरे फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला बोला था मैंने? मोलर मास बाय एन फैक्टर। तान्या गड़बड़ है बच्चा, मोलर ये है एन फैक्टर। ध्यान दो यार, क्या कर रहे हो? मेरे को तो मतलब क्लास खत्म होती है उसके बाद तो सब शरबत बना के पी जाना है अपने को, तो है ना, यही करना है। ध्यान दो यहाँ पे, इस सल्फर को हटा रहा हूँ। सोडियम का यहाँ +1 है, इधर भी +1 है। अपने को पता है भैया सोडियम कंपाउंड बनाएगा तो +1 ही रहेगा, शाश्वत है +1 रहेगा। ऑक्सीजन का अगर सब जगह चेक करोगे तो भैया -2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी -2 है, तो ऑक्सीजन से भी अपने को कोई समस्या नहीं है। चेंज किसका हो रहा है भैया? ऑक्सीडेशन नंबर। जरा गौर फरमाओ ना, चेंज किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का? तो जरा सा मेहनत करो यार। क्रोमियम का देखो यहाँ तो ये दिखेगा ये +6 है, और यहाँ क्रोमियम देखोगे तो ये +3 दिखेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता +3 तो देखो ऐसे सोचो कि सल्फेट है, SO4 के ऊपर 2- होता है, तो इसके ऊपर 2- होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे SO4 के लिए 2- कंसीडर करो, पूरे SO4 के लिए 2- मान लो मेरे भाई। तो SO4 के ऊपर 2- इंटू 3 तो -6 उधर जाके हो गया +6, +6 को 2 से डिवाइड करोगे तो +3। तो थोड़ा भेजा लगाओ कि सल्फेट हमेशा SO4 पूरे का है, लिख लो यार, मेहनत ही नहीं करना। सल्फेट में पूरे पे चार्ज कितना होता है? -2 होता है, खेल खत्म। क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? सल्फर का पता नहीं है, इसका पता नहीं, उसका पता नहीं, इतना जाके कैलकुलेट कर रहे होगे शायद। चलो 6 से भैया 3 में गया, कितने का चेंज किया? 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज किया, ठीक है। कितना क्रोमियम एटम है अपने पास? 2 है। यहाँ गौर फरमाइए भैया, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ गौर फरमाइए, ठीक है, ठीक है, यहाँ गौर फरमाओ। देखो क्रोमियम एटम अपने पास है कितना? तो भैया अपने पास क्रोमियम एटम टोटल 6 है, ये 2 है। ध्यान दें, क्रोमियम एटम टोटल कितने हैं? 2 हैं। एक ने कितने का एक्सचेंज किया है? 6 से 3 गया है, मतलब एक ने 3 का एक्सचेंज किया है। तो 2 क्रोमियम कितने का एक्सचेंज किया होगा? 6 का। दो क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया होगा? 6 का। क्योंकि एक ने किया है 3 का, तो 2 क्रोमियम एटम कितने का करेगा? 6 का। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास जो भी आएगा, इसका मोलर मास डिवाइड बाई 6 इसका क्या आ जाएगा? इन फैक्टर। मुझे इतना बता दो किसको किसको समझ में नहीं आया। देखो नहीं समझ में आएगा, आए क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत क्लियर बता रहा हूँ मैं, बहुत क्लियर, ठीक है। रेडॉक्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके इजी क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। बहुत छोटा चैप्टर है इसलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है कि बड़ा चैप्टर है तो इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। और झूठ नहीं बोल सकता मैं कि झूठी तसल्ली दे दो कि नहीं यार बहुत आसान क्वेश्चन आता है। अगर ये आता है तो फिर आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये आता है इक्विवेलेंट वेट निकालने आता है फिर कोई समस्या नहीं है। कितने क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से आदर्श? यूजुअली एक क्वेश्चन का रिकॉर्ड रहा है, एक क्वेश्चन नॉर्मली। इसका और मोल का मिला के कभी कभी 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, वरना दोनों का मिला के एक ही क्वेश्चन रहता है। जल्दी बताओ भैया किसको किसको समस्या है इसमें? अबे इससे आसान क्या होगा? रोने लगता है तुरंत में। बिल्कुल बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन में घपला मारोगे? चलो देखा जाए, समझ में सब सब रायता फैला कर बैठे हूं। हम तो काम धाम नहीं करेंगे, बस हवा में सब कुछ हो जाए अपना। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। बोलता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इक्विवेलेंट वेट छोड़ दो भैया, आप मुझे इन फैक्टर नहीं बताओ। पहले ये डिसाइड करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है दोनों में, वरना पता चला कि रिड्यूसिंग का बता रहे हो। देख लो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो खुद रिड्यूस होता है। चलो भैया फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? +5। ठीक है, HPO3 में +5। अरे भाई कितना बड़ा करूं मैं क्वेश्चन, ले ठीक है खुश। हाँ
यहाँ फास्फोरस यहाँ पे कितना आ जाएगा, फास्फोरस का आ जाएगा यहाँ पे +5, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन +2। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भाव नहीं देते यार, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इग्नोर मार के चलो जब तक कि समस्या देने वाले क्वेश्चन नहीं आ जाए, ठीक है। अब देखो फास्फोरस अपने पास क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और नाइट्रोजन यहाँ अगर ध्यान दोगे, गौर फरमाओगे जरा सा, तो यहाँ नाइट्रोजन +5 में है, +5 से +2 जा रहा है, मतलब नाइट्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो नाइट्रोजन हो रहा है रिड्यूस, और ये फास्फोरस हो रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, HNO3। क्यों, क्योंकि जो खुद रिड्यूस होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फटाफट बताओ कि यहाँ HNO3 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। नहीं बताना इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर बताओ। इक्विवेलेंट वेट छोड़ दो, मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, उससे मतलब नहीं है, एन फैक्टर बताओ। इक्विवेलेंट तो निकाल सकते हो, एन फैक्टर बताओ इसका क्या होगा। HNO3 का एन फैक्टर बताओ। गड़बड़ है प्राची, गड़बड़ है अंजन, क्या कर रहे हो यार। ऋषभ नहीं, अंजन, अंजन अब सही है। ऋषभ गड़बड़ है, रिवांश गड़बड़ है, एन फैक्टर बोला मेरे भाई। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है सही है। ऋषभ, रिवांश, आनंद सही है, सही है, सही। मैं कुछ और देख रहा था, हाँ ठीक है, सही है। एक का गड़बड़ था। अरे अंजन, पहले वाला आंसर सही था, एन फैक्टर सिंपली पूछा था ना, पहले वाला आंसर सही था। वैष्णवी सही है, रिया गड़बड़ है, रितेश सही है, दिव्यांशु सही है, अनमोल सही है, आयुष गड़बड़ है, अभिनव सही है। यार वहां यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना कि स्टोसिमेट्री 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अरे मत लगाना भैया। वो तभी लगाना था जब एक चेंज हो रहा है एक चेंज नहीं हो रहा है, तब लगाना था, अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है। गड़बड़ आ जाएगा आंसर आपका। कल्याणी, मैंने देखा नहीं है बच्चा, आपका आंसर फिर से भेजो। दिव्या आर्या गलत है, दीक्षा गलत है। रेवांश गलत है यार, इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए इक्विवेलेंट वेट HNO3 का। चलो भैया ध्यान दो, क्या बोला इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मैंने, सबको उड़ा रहा हूँ, देखो ध्यान दो यहाँ पे। ये 5 से गया है 2 में, कितने का चेंज कर रहा है, 3 का चेंज कर रहा है। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास बाई एन फैक्टर। HNO3 का मोलर मास कितना हो जाएगा, जो भी आ रहा है इसका मोलर मास डिवाइड बाई 3, ठीक है। 5 से 2 जाना मतलब 3 का एक्सचेंज करना, ठीक है। मुझे फटाफट बता दो भैया किसको इसमें समस्या है, जल्दी बोलो। बोलो किसको समस्या है, नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जिसको करो चलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद से आइडेंटिफाई करो कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, और फिर बताओ उसका एन फैक्टर कितना होगा। मुझे नहीं पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन। स्टोसिमेट्री से आपका कोई लेना देना नहीं है, बस एक क्वेश्चन था स्टोसिमेट्री वाला, वो समझा दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दैट्स ओके। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वो एडवांस इधर क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कभी भी। इसको सॉल्व करो फटाफट। स्टूडियोमेट्री आएगा, आएगा, इंतजार करो आदर्श, आने तो स्टूडियोमेट्री भी आएगा, कहाँ परेशान हो। होता है इसी चैप्टर में, लेकिन अपन पढ़ेंगे क्लास 12th में, पी ब्लॉक पढ़ने के बाद। गुड आनंद, अंजन गड़बड़ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले आइडेंटिफाई कर लो। बताओ भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यही बताओ पहले। गुड, आप प्राची ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता रहे हो या आंसर बता रहे हो एन फैक्टर का। हाँ वैष्णवी सही है, आनंद सही है, प्राची सही है। अरे भैया दूसरे वाले में पूछ रहा हूँ यशस्वी,
वैष्णवी आंसर गलत है, तान्या सही है, आकाश सही है। ऋषभ क्या बोलना चाहता है भाई, इतना बड़ा आंसर मैंने एन फैक्टर पूछा है भाई मेरे। अनुष्का सही है, वैष्णवी सही है, आदर्श सही है, रेवांश गड़बड़ है, प्राची गड़बड़ है। अरे भाई लोग ध्यान दो यार, यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब नहीं सो के आए हो क्या आज? यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। 0 to -1 कितने का एक्सचेंज? 1 का। यहाँ आयोडीन के टोटल आइटम है कितने भैया? 2 है आयोडीन के आइटम है। तो एक आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया, तो दो आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा भैया? 2 का करेगा ना, तो एन फैक्टर 2 आएगा ना यार। ऐसे मत करो यार, देखो यहाँ पे भी क्या किया था, पिछले वाला क्वेश्चन ध्यान दो यार, क्या कर रहे हो पता नहीं। यहाँ ध्यान दो, यहाँ सीआर का याद है, एक ने 3 का एक्सचेंज किया था, 2 ने कितने का किया था? 6 का किया था। यार ऐसे कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? मतलब ऐसे क्वेश्चन में रायता फैलाओगे? फिर तो बस बच्चा वाला क्वेश्चन करा के छोड़ दिया, ऐसा ही कहना चाहते हो फिर तो, कि हाँ फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व, खेल खत्म, यही करवा के छोड़ दूं फिर तो मैं? ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो बता देना कि सर फॉर्मूला लगा क्वेश्चन कराने वाला क्वेश्चन करा दो, और उसके बाद किसी क्वेश्चन को मत कराना। हम तो नहीं करेंगे सॉल्व सर, हमको क्या है सॉल्व करने से, एग्जाम तो आपको देना है, जेई तो आपको निकालना है, हम क्या करेंगे निकाल के? थोड़ा मेहनत करो यार, थोड़ा तो एफर्ट डालो। चलो ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पे ये था भैया ऑक्सीडेशन नंबर 0, इधर चला गया -1 में कितने का एक्सचेंज किया? 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया। टोटल एटम है कितने आयोडीन के? 2 है भैया, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। एक ने 1 का किया तो 2 एटम ने 2 का करेगा। किसको समस्या है भैया, जल्दी बोलो, किसको समस्या है इस एन फैक्टर में? इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा भैया? इसका मोलर मास डिवाइड बाय 2, काम खत्म। इसका मोलर मास I2 का मोलर मास क्या हो जाएगा? तो भैया 127 होता है वैसे आयोडीन का, तो 127 into 2 डिवाइड बाय 2, यही इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलो क्या कर रहे हो यार, ये देखो ये क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, ये आपसे नहीं होगा, मुश्किल है थोड़ा। ठीक है देखो, यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ H3PO2 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो फास्फोरस का कितना है, फटाक से बताओ तो। यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखो ये बोलता क्या है कि H3PO2 जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है PH3 में, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, ध्यान रखना, और H3PO3 में। बोलता क्या है कि इसका आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट। चलो बताओ यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जल्दी बताओ। यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कितना है भैया? +1 है। कैलकुलेट करके देखो, x मान लो, इसको x मानोगे, इसका कितना हो जाएगा? +3 + x -4, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक है, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। यहाँ फास्फोरस देखो तो ये -3 होगा, यहाँ पे देखोगे तो ये कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। देख लो एक बार, किसी को समस्या है तो पूछ लो, कोई ऐसा जिसको समस्या है तो पूछ लो कि समस्या है, समझ में नहीं आया, जल्दी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन है, चलो अब देखो यहाँ पे एक समस्या क्या है, ये समस्या ये है कि एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले, क्योंकि अपने को तो पता था कि भैया जितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ या उसी से अपने को डिवाइड कर देना है मोलर मास को, लेकिन भैया यहाँ तो दो चेंज हो रहा है, एक +1 से -3 भी जा रहा है और इसी +1 से +3 भी जा रहा है। अब क्या करें? तो पहले तो दोनों का चेंज लिख लो, तो +1 से -3 कितने का चेंज? 4 का। +1 -3 4 का डिफरेंस, +1 से +2 कितने का चेंज? 2 का। किसी को इसमें समस्या है तो मुझे बता दो, कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो भैया फटाफट। चलो ठीक है, अब कभी भी अगर आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आए तो मैं उसके लिए सीधे फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को ध्यान रखना।
फॉर्मूला 2 कैसे हुआ? बच्चा जी, रिया, यहाँ देखो +1 और +3 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आया? 2 ही आएगा ना। और +1 में से -3 को घटाओगे तो 4 आएगा। -3 इज माइनस, प्लस इज +1। नंबर लाइन पे देखो 0 के बाद है, तो भैया -3 1 के बीच में 4 का डिफरेंस, 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस। फॉर्मूला फॉर n फैक्टर इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसको भैया ध्यान दीजिएगा, सीधे मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/n फैक्टर इक्वल्स टू 1 डेल्टा ऑक्सीडेशन प्लस 1/डेल्टा रिडक्शन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग रिडक्शन। काम खत्म। ठीक है, तो चलो भैया इसको लिखो। अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई करते हैं। तो 1/n फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर में जो ऑक्सीडेशन होते हुए जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आया वो यहाँ लिखना, रिडक्शन होते हुए जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आया वो लिखना। ठीक है, बिल्कुल ये डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए ही लगता है। ठीक है, तो देखो भैया जब ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ हुआ, +1 से +3 वाला ऑक्सीडेशन था, कितने का चेंज है? 2 का, डिवाइड बाय 2। +1 से -3 क्या था? रिडक्शन था। कितने का चेंज आया था? 4 से +1 से +3 गया, कितने का चेंज था? 4 का, तो 1/4। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से जो n फैक्टर आएगा अब आप निकाल सकते हो यहाँ से क्या? इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालोगे भैया इक्विवेलेंट वेट? तो आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है? मोलर मास बाय n फैक्टर। अब देखो अगर गौर फरमाओगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ से ऐसे ही बोल सकते हो 1/n फैक्टर जो है यहाँ पे सीधे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m इंटू 1/डेल्टा O प्लस 1/डेल्टा R। आप शायद चाहो तो सीधे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि अपने को दिखता है कि भाई 1/n फैक्टर लिखना है और ये 1/n फैक्टर का ही फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दो, खटाखट आ जाएगा। तो भैया यहाँ से वैल्यू पुट करो तो देखो तो ये कितना आ रहा है? ये कितना आ जाएगा अपने पास? 3/4। तो भैया ये कितना हो जाएगा? 3/4 m। चलेगा? तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट चॉइस। किसी को डेरिवेशन सीखना हो तो मेरे से फुर्सत में पूछ लेना, इसका डेरिवेशन कैसे आया। बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं समझाता हूँ डेरिवेशन कैसे आया। अभी कोई क्लास में डिस्कशन नहीं कर रहा मैं, डेरिवेशन की जरूरत भी नहीं है आपको। कभी ऐसा आज तक आया नहीं, एडवांस वालों ने भी कभी नहीं पूछा, फॉर्मूला लगाने का अपना काम बन जाता है। मुझे फटाफट बता दो किसी को समस्या हो यहाँ तक तो। क्लियर है? तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का सीधे फॉर्मूला याद रखना, 1/n फैक्टर इक्वल्स टू 1/ऑक्सीडेशन माइनस 1/रिडक्शन। खेल खत्म। चलेगा? अगर आपको वहां से इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसको सीधे इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो। अरे डेरिवेशन दूर दूर तक कहीं नहीं है मेरे भाई, बोर्ड्स में तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ही नहीं आएगा, तो कहाँ चिंता कर रहा है? डेरिवेशन की तो बात ही छोड़ दे। डिस्प्रोपोर्शनेशन बोर्ड वाले तो डिस्प्रोपोर्शनेशन देख के ही भाग जाते हैं, बोलते छोड़ दो भैया नहीं देना, ये महा हेडक है, कौन देख अपने फंसने जाए। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन हर कोई देना नहीं चाहता है, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन बिल्कुल अलग ही चीज हो जाती है बहुत बार। तो उसको समझाने के लिए बहुत अलग तरह के एफर्ट्स देने पड़ेंगे, बहुत अलग तरीके से हो सकता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करना पड़े, इवन तक बैलेंसिंग तक में। बैलेंसिंग मैंने आपको दिखाई भी थी। ठीक है, चलो तो ये कहानी हो गई आपके पास इक्विवेलेंट वेट की। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो ये आपके पास एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, चलो इस टेबल को फटाफट सॉल्व करो। मैं तो सोच के रखा था कि होमवर्क देख अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो स्थिति लग रही है वो देख के लग रही है कि नहीं भैया सॉल्व कराने में ही फायदा है। होमवर्क दूंगा तो सब रायता फैला दोगे। करो इसको सॉल्व भैया, मैच करो। m इज मोलर मास, जो भी आपका पहला कंपाउंड दिया उसका मोलर मास है। ठीक है, करो सॉल्व। एक मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देना। ये प्रॉपर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं या फिर मेंस में आ सकते हैं अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में। देखो पहला रिएक्शन देखो, CrI3 ये बन रहा है और ये बन रहा है। रिएक्शन को लिखो पहले। Cr बोर्ड से ये दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा। CrI3 आपका बन रहा है Cr2 और साथ में IO4-। ठीक है, बोला कि भैया बताइए इसका, इस भाई साहब का कितना होगा इक्विवेलेंट वेट। चलो भैया सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले देखो तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। कैसे पता? आयोडीन के साथ है और आयोडीन मेटल के साथ होगा तो -1 दिखाएगा, ये सोच सकते हो। तो ये है -1, आयोडीन इज -1, क्रोमियम इज +3। यहाँ पे क्रोमियम देखोगे तो ये दिखेगा +6 और यहाँ आयोडीन देखोगे तो ये दिखेगा +7। चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। किसी को इसमें समस्या तो मुझे बता दो कि ऑक्सीडेशन नंबर में मेरे को समस्या समझ में नहीं आया। जल्दी से बोल दो भाई, कोई ऐसा है जिसको ऑक्सीडेशन नंबर में समस्या है? कोई ऐसा है जिसको इस ऑक्सीडेशन, देखो ये अच्छा क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ, टाइम टेकिंग है, आराम से करोगे तो होगा, हवा में करोगे तो नहीं होगा, बहुत क्लियर बात है। किसी को इसमें समस्या है ऑक्सीडेशन नंबर वाले में तो बोल दो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में समस्या होगा तो आगे बढ़ना ही बेकार है, पहले उसको समझना जरूरी है। डन है? चलो अब देखो ध्यान दो, यहाँ बहुत बहुत प्यारा सा रिलेशन देखो यहाँ पे, Cr+3 से +6 में गया, कितने इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया है? 3 को, मतलब Cr ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 3 लूज किया Cr ने, 3 लूज, याद रखना, ठीक है। आयोडीन -1 से, ध्यान दो आयोडीन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा यहाँ पे। आयोडीन -1 से +7 गया, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया? 8 को। खोपड़े में जा रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। लूज इसने भी किया, लूज उसने भी किया, इसने 8 लूज किया, उसने 3 लूज किया। पूरे मॉलिक्यूल ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? मुझे ये कैलकुलेट करके फटाक से बता दो तो कि पूरा Cri3 ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, पूरे मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है? मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बता दो कि पूरे मॉलिक्यूल ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया। ध्यान दो, एक आयोडीन ने 8 इलेक्ट्रॉन लूज किया, टोटल आयोडीन है अपने पास कितने? भैया 3 आयोडीन है, मतलब 3 आयोडीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा? भैया 3 आयोडीन का मतलब हुआ 3 × 8, ये लूज ही किया होगा, मतलब टोटल लूज कितने हो गए? 24। तो टोटल लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के कारण, CrO3 मॉलिक्यूल जो है, इस Cri3 मॉलिक्यूल जो है, सॉरी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया है? तो उसने भैया लूज किया है अपने पास टोटल, ये इलेक्ट्रॉन को मैं जोड़ दूं तो ये 27 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने। अब बताओ भैया, तो इसका एन फैक्टर तो क्या हो गया? 27। एन फैक्टर तो सिंपल कि कितना का चेंज हुआ, दैट इज 27। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो एक मॉलिक्यूल 27 लूज करता है, मैं कितना लू कि एक लूज करे? 1/27 मॉलिक्यूल, मतलब 1/27 मोल, खेल खत्म, मतलब मोलर मास बाई 27, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो भैया इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? तो भैया इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मोलर मास बाई 27। मुझे बता दो किसको किसको खोपड़िया में नहीं गया, जल्दी बोलो। किसको किसको खोपड़िया में नहीं गया, जल्दी बोलो भैया, ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया। किसको किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। किसको किसको समझ में नहीं आया भैया, जल्दी बता दो। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? मोलर मास बाई 27, इन फैक्टर इज 27। चलो दूसरे वाले को सॉल्व करो। दूसरे वाले को तो देख के पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले। चलो रिया ध्यान दो, यहाँ पे Cr यहाँ +3 था, यहाँ पे Cr जो है वो +6 है, 3 से 6 में है। तो बताइए भैया Cr ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? तो भैया Cr ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो Cr भैया ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया। आयोडीन यहाँ -1 से +7 चला गया, -1 और +7 डिफरेंस कितने का? 8 का, मतलब आयोडीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया? 8 इलेक्ट्रॉन लूज किया भैया। तो एक आयोडीन ने 8 इलेक्ट्रॉन लूज किया, टोटल आयोडीन के एटम है कितने? 3 इस पूरे मॉलिक्यूल में। तो पूरा आयोडीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया? तो 8 × 3 मतलब 24 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। आयोडीन ने लूज किया 24 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम ने लूज किया है 3 इलेक्ट्रॉन, पूरे मॉलिक्यूल ने कितना गंवा दिया भैया?
बेचारा गरीब हो गया, कितना गंवा दिया, 27 इलेक्ट्रॉन। अब पूरे मॉलिक्यूल ने गंवा दिया 27 इलेक्ट्रॉन्स, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो गया 27। पूरे मॉलिक्यूल के लिए कितना एक्सचेंज हुआ, 27 का, लूज या गेन उससे फर्क नहीं पड़ता, 27 का, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m/27 चलेगा। अब क्लियर है। Cr 6 इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करेगा रितेश बच्चा, एक ही हम इसके लिए देख रहे हैं ना मेरे बच्चा, यहाँ ध्यान देना। Cr का तो एक ही एटम है, हमको इधर से क्या मतलब है कि 2 है कि 5 है, हमको तो दिख रहा है कि एक, अपने को जो मॉलिक्यूल कंसीडर करना उस पर बात करना, अपने को इन फैक्टर इसका चाहिए, उसमें Cr कितना है, 1 है, उस एक ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया, 3 लूज किया, खेल खत्म, दैट्स ऑल। चलेगा। देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ, टाइम टेकिंग अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो सेकंड वाला FeSCN2 के लिए बताओ, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको बना के इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, तो आपके लिए थोड़ा कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, थोड़ा इसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा कि देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। एग्जैक्टली ये नहीं होता, बट हाँ आपके लिए ये काफी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने FeSCN बना दिया है, FeSCN2 बना दिया है। अब यहाँ से आराम से सोचो और बताओ। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की समस्या है तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की समस्या भी समाधान कर देता हूँ। सबसे अधिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद इस केस में जो दिख रहा है वो दिखेगा सल्फर, इस केस में दिखेगा कार्बन, लास्ट में आयरन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल भी मैंने आपको बना के दे दिया इस केस के लिए, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन और आयरन। तो फटाफट सॉल्व करो, फटाफट बताओ क्या होगा इसका। चलो शुरू हो जाओ। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिखो यहाँ से सॉल्व करके, और फिर आराम से बताओ। अरे अंजन बच्चा पहले ये ऊपर वाले तो होने दे, फिर तो आएंगे ना नीचे। ऊपर वाले का तो ठिकाना नहीं है, नीचे कहाँ से ले आए। करो सर, नींद आने लगे, करो करो भैया करो। यार मतलब मैं तो सोचा था कि चलो इसके 2 क्वेश्चन देके ये होमवर्क दे दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, बट यहाँ तो भैया बहुत समस्या है। होमवर्क दिए, होमवर्क तो हम करके नहीं आएंगे सर, कुछ भी हो जाए। होमवर्क दिया था ना, पिछले जो क्वेश्चंस कराया तो होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, लेकिन करके तो आया नहीं हूँ कोई। करो जल्दी। सेकंड का क्या होगा भैया, जल्दी बताओ। भारती गलत है। अनमोल सही है। देखो बिना मेहनत के तो नहीं हो रहा है यार, ये उम्मीद मत रखो कि हवा में सॉल्व हो जाएगा, बहुत क्लियर बात है। मेहनत करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तो होगा, हवा में नहीं होने वाला, बहुत क्लियर।
गुड ज्योति। अंजन सही है, वैष्णवी सही है, अभिषेक गलत है, सिद्धार्थ सही है, सौरभ सही है, आयुष गड़बड़ है, आनंद गड़बड़ है। फिर से भेज दो यार, जिसका मिस हो गया फिर से भेज दो, मैं एक बार देख लूंगा जिसका नहीं बताया। अभिनव गड़बड़ है, रवि सही है, नहीं गड़बड़ है, सी बोलना सही, गड़बड़ है, रवि गड़बड़ है, सिद्धार्थ सही है, दिव्यांशु सही है, आयुष गड़बड़ है। चलो भैया ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा गौर फरमाओ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। FeSCN ट्वाइस ये दे रहा है अपने को Fe+3 प्लस SO4 2 माइनस प्लस CO3 2 माइनस प्लस NO3 माइनस, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर भैया यहाँ से देखोगे तो यहाँ से निकालो सबका ऑक्सीडेशन नंबर, ये सीक्वेंस आपको बता दिया, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये -3, ये +3, ये -2 इधर से तो ये +1 और ये भी +1, ठीक है। सेम कहानी नीचे भी, ये प्लस, ये -2, ये +3 नाइट्रोजन कारण, सल्फर कारण +1 और ये -3। तो इफेक्टिव देखोगे अगर आप तो यहाँ से आपको दिख जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन का दिखेगा। देखो भैया यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ सबका ऑक्सीडेशन नंबर मैं लिख दे रहा हूँ इसके हिसाब से, ठीक है। तो आयरन का दिख रहा है, नीचे ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, छोड़ो यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखो। आयरन दिख रहा है आपको +2, देखो भैया ध्यान से, सल्फर दिख रहा है -2, कार्बन दिख रहा है +4 और नाइट्रोजन दिख रहा है -3। यही ऑक्सीडेशन नंबर सबका है कंपाउंड में, चलेगा। वैष्णवी गड़बड़ है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने सबका लिख लिया, अब चलो भैया चेंज लिखना शुरू करो, कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। चलो भैया +2 से +3 कितने का चेंज, 1 का चेंज, 1 का चेंज। सल्फर का -2 से ये देखो +6 है भैया, यहाँ पे सल्फर देखो +6 है, -2 से +6 कितने का चेंज, 8 का चेंज, टोटल कितने का चेंज, 8 का चेंज, ठीक है, ओके। कार्बन +4 से ये भी देखोगे तो ये +4 ही है, कार्बन में मतलब कोई चेंज नहीं है। नाइट्रोजन -3 से +5, -3 से +5 मतलब कितने का चेंज, 8 का चेंज। कार्बन 0, नाइट्रोजन 8, सल्फर 8, आयरन 1। अब चलो भैया सबको जोड़ना शुरू करो। आयरन अपने पास है कितना, 1 ही है तो 1 का चेंज। नाइट्रोजन अपने पास है कितने, तो भैया नाइट्रोजन 2 है, 1 के लिए 8 तो 2 के लिए 16, सॉरी 1 के लिए 8 तो 2 के लिए 16, हाँ ठीक है, तो 8 × 2, ठीक है। चलो भैया नीचे आ जाओ, सल्फर अपने पास कितना है भैया,
ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सल्फर अपने पास कितना है, तो भैया सल्फर अपने पास 2 है। एक सल्फर के लिए 8 का चेंज, तो 2 के लिए 8 × 2 16 का चेंज। टोटल चेंज कितने का हो गया, 16 16 1, मतलब कितना हो गया 33 का चेंज। इक्विवेलेंट रेट क्या आ जाएगा? किसको किसको खोपड़े में नहीं गया, जल्दी बता दो। किसको किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बता दो यार। नहीं बताओगे तो भैया समस्या है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। नहीं बताओगे तो समस्या है, ये जान लो। तो आना तो चाहिए एट एनी कॉस्ट। बोलो भैया किसको समस्या है? मीनू, ध्यान दीजिए बच्चा यहाँ पे। मीनू यहाँ ध्यान दो। यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर में कोई समस्या है, जल्दी बताओ। मीनू ऑक्सीडेशन नंबर में कोई समस्या है? यहाँ जो लिखा है मैंने आयरन का, देखो यहाँ पे +2, यहाँ सल्फर -2, यहाँ कार्बन +4, यहाँ नाइट्रोजन -3। तो आयरन +2, सल्फर -2, कार्बन +4, नाइट्रोजन -3। कोई समस्या है इसमें? यहाँ से लिख लिया सिंपल, बॉन्ड ब्रेक करके जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके तरफ बॉन्ड को तोड़ दिया, काम खत्म। ठीक है, तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए। अब क्या करना है हम अपने को, रिएक्शन देखो, +2 से +3 गया, कितने का आयरन का चेंज, 1 का। सल्फर -2 से +6 गया, -2 + 6 कितने का चेंज, 8 का। -2 + 6 में 8 का डिफरेंस होता है, 8 का। कार्बन +4 से +4 कुछ कोई चेंज नहीं है। नाइट्रोजन का -3 to +5 कितने का चेंज है भैया, यहाँ +5 है, कितने का चेंज है, 8 का। तो कार्बन का 0 चेंज, नाइट्रोजन का 8 का, सल्फर का 8 का, आयरन का 1 का। तो आयरन एक ही आइटम है तो 1 लिखा। नाइट्रोजन 2 है, एक 8 का एक्सचेंज कर रहा है, तो 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 16 का एक्सचेंज, तो 8 × 2। सल्फर कितने का, 8 × 2 16 का। सबको जोड़ दिया, कितना आ गया, 33 आ गया। तो m/33 हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट। डन है। बोलो भैया किसको समस्या है इसमें? किसको किसको अभी भी समस्या है, अभी भी जादू हो गया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसी का, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सबका लेफ्ट साइड वाले में सबका ऑक्सीडेशन नंबर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, तो इसको साइड करो। NH4HCN दिया हुआ है, ठीक है, रुको। NH4HCN दिया हुआ है आपको, इसमें मैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। ये है -3, ये है +1, ये है -2, ये है +4 और ये है -3, ठीक है, सबका बता दिया मैंने। -3 +1 -2 +4 -3 सबका सीक्वेंस में लिख दिया। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो जाओ। मैं जूम कर दे रहा हूँ, सॉरी 3 है ना, 3rd। शुरू हो जाओ, जूम कर दे रहा हूँ मैं, कर दिया। शुरू हो जाओ। सबका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बता दिया, दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे? चलो मैं थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि दिख जाए। हाँ, वो ज्यादा जूम आउट हो गया, ठीक है। चलो करो, 3rd करो भैया फटाफट। यार तुम्हारे पास तो जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी होता है स्क्रीन पे, तुम चाहो तो वहां से जूम इन जूम आउट कर लो, क्या ही दिक्कत है? तुम तो जूम करके देख सकते हो। जूम का ये तो फायदा है, जूम पे जूम आराम से हो जाता है। निखिल क्या समस्या हो गया, बोलो निखिल बच्चा क्या समस्या हो गया? हेलो बोलो निखिल। सर, कह रहे हैं जो फर्स्ट वाला जो समझाए थे वो समझ में नहीं आ रहा है हमको। कौन सा वाला? जो मॉलिक्यूलर भाई आवाज ही नहीं आ रहा, पार कर गया तेरा आवाज, फिर से बोलो। म्यूजिकल हो गया था, करके आ रहा था। जो फर्स्ट वाला सर, अभी जो फर्स्ट वाला जो ये या जो सर फर्स्ट वाला समझाया था मॉलिक्यूलर मास वाला, ये वाला हो रहा है? ये अभी वाला? हाँ यस सर। हाँ, तो अभी वाला करो। मॉलिक्यूलर मास वाला यस कुछ सर। नहीं है मेरे भाई, वो मॉलिक्यूलर मास वाला मैं लास्ट में बता दूंगा। वो क्या चीज बेवकूफ बना रहा था मैं, और कुछ नहीं है वो यार, वही डेफिनेशन समझा रहा ठीक था है और सर, कुछ नहीं है। हाँ वो लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, इसको करो पहले। ठीक है सर। हाँ ठीक है, सिद्धांत अंजन सही है।
ठीक है भैया, ठीक है। वैष्णवी सही है, आकाश सही है, भारती नहीं देखा बेटा, मिस हो गया। ओजस्वी सही है, अभिषेक सही है, त्रिपुरारी सही है। अब लग रहा है कि हो रहा है क्वेश्चन। सही है, नहीं देखा। निधि सही है, ज्योति सही है, कल्याणी मैसेज कर दो। मिस हो जाए ना तो ये मत पूछा करो कि सर बताओ मेरा सही है गलत है, आप सीधे मैसेज करो, दोबारा तिबारा मैसेज कर दो। बहुत लोग आंसर आते हैं तो यार कभी मिस हो जाता है। आद्या सही है, भारती सही है, रेवान सही है, प्राची सही है, कल्याणी सही है, अब लग रहा है सही है। अंजन हाँ ठीक है, अनमोल सही है, अब लग रहा है जीवन का समस्या समाधान हुआ है। अनमोल, रितेश, ऋषभ सही है, दिव्यांशु सही है, चलो ठीक है, ओके। चलो यार, मैक्सिमम जनता इसको सॉल्व कर चुकी है, ठीक है। देखो भैया ध्यान दो, यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो भैया लेफ्ट में नाइट्रोजन जो है वो -3, राइट में जो नाइट्रोजन है वो +5 में जा रहा है। नाइट्रेट में +5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ। NO3 माइनस मतलब +5 में जा रहा है। हाइड्रोजन तो सोचना ही बेकार है, कोई फायदा ही नहीं है। सल्फर का सोचो भैया, तो सल्फर कहाँ जा रहा है, सल्फर जा रहा है सल्फेट में, SO4 2 माइनस में जा रहा है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +6 हो गया। ये +5 है, ये +6 है। और यहाँ का जो नाइट्रोजन है ये भी नाइट्रोजन -3 में ही है, दोनों नाइट्रोजन -3 में ही था, कोई दिक्कत नहीं है। ये नाइट्रोजन, ये कार्बन +4 से +4 में ही जा रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन -3 से कहाँ जा रहा है, NO3 में ही जा रहा है। ये भी +5 में जा रहा है, ठीक है। तो देखो भैया, नाइट्रोजन की वजह से कितने का चेंज आ रहा है, 5। ये -3 से +5 कितने का चेंज हो गया, 8 का। 8 का यहाँ इस नाइट्रोजन में भी 8 का, और इस सल्फर में कितने का, सल्फर में कितने का भैया, तो सल्फर में कंसिडर करोगे तो 8 का, ठीक है। तो 8 8 8 कितना हो गया, 24 का चेंज, मतलब m/24। किसी को समस्या है भैया, यहाँ फटाफट बता दो। कोई ऐसा जिसको समस्या है इसमें, कोई ऐसा कहना चाहता है जादू वादू हो गया है भैया, डन है, चलो ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड, कि भैया इक्विवेलेंट वेट कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया मैंने, बेसिक चीज आपको समझा दी, ठीक है। चलो ठीक है, मैं इसके आगे की चीजें नहीं शुरू कर रहा, क्योंकि अगर आगे शुरू करता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मलिटी तो काफी टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं रहने देता हूँ। ये सिंपल सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आराम से करना, सोचना कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से करना, कोई बड़ी चीज नहीं है। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट सोचना इसमें थोड़ा लॉजिक अपना लगाना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा खुद का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख के दे दिया है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से करना। पूछता क्या है कि अगर ये ABC मिलकर अगर कोई कंपाउंड बनाएंगे तो बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही होगा आपके लिए, ठीक है। ये आपका घर का है स्ट्रक्चर, इसमें कुछ नहीं है। किसका स्ट्रक्चर बता दो, फोर्थ का। फोर्थ एक कॉम्प्लेक्स है अंजन, फोर्थ एक कॉम्प्लेक्स है। मैं ऑक्सीडेशन नंबर बता दे रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। देखो फोर्थ में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, आयरन का +2 होगा, कार्बन का देखोगे तो वो +2 होगा, नाइट्रोजन का +3 होगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ फोर्थ वाले में। देखो ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है।
वो यही साइड में देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मैं बता देता हूँ फोर्थ वाले में। इसके स्ट्रक्चर बेटा आपको नहीं अभी समझ में आएंगे, इसलिए नहीं बना रहा। और कोई ऐसा है फिर भी जो बोलता है कि नहीं मेरे को समझ में आ जाएगा बना दो, तो मैं बना दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं मेरे को बनाने में। CN6 ठीक है। देखो भैया ऑक्सीडेशन नंबर मैं फटाफट बता दे रहा हूँ। ये होता है +1, ये होता है +2, ये होता है +2 और ये होता है -3, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, देखो ध्यान दो। CN 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 और ये K+4, ठीक है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। किसी को चाहिए स्ट्रक्चर तो लो भैया, स्ट्रक्चर भी मैंने बना के दिखा दिया, बट आपके स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा क्योंकि आपको आइडिया नहीं है इस स्ट्रक्चर को एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो फटाफट कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व करना। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बता दिया तो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलेगा, बोलो फटाफट। किसी को समस्या भी है इसमें? ओके आनंद, वेरी गुड सर। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है उसका हमेशा फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर यूज करते हैं या फिर वेरी करता है। भैया आदर्श याद करो, मैंने बोला था जब ऑक्सीडेशन नंबर मैंने शुरू किया था कि जिनका फिक्स है कुछ का वो हमेशा फिक्स ही है, वो नहीं बदलेगा। जिनका बदलेगा उसके बारे में तो अपन निकालते ही हैं। जैसे पोटेशियम का +1, भैया वो एलिमेंट में 0, एलिमेंट तो कोई भी 0 होता है, प्योर फॉर्म में कोई 0 होता है, लेकिन कंपाउंड बनाएगा तो +1 ही होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। सोडियम +1 ही होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। फ्लोरीन -1 होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता, ये फिक्स ही है। मैग्नीशियम +2 होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। कैल्शियम +2 होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता अगर वो कंपाउंड बना रहा है तो। एलिमेंट में तो सबका लड्डू होता ही है, ठीक है। तो जिसका एकदम फिक्स है, बोला था शाश्वत सत्य है, मतलब वो शाश्वत ही है। ऑक्सीजन का फिक्स नहीं है, बट हाँ 99% के केस में -2। हाइड्रोजन का फिक्स नहीं है, बट नन मेटल के साथ +1, मेटल के साथ -1, ठीक है। चलो, तो ये कहानी है आपके ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड आपका इक्विवेलेंट वेट का, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे है ये अपन अगली क्लास में बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, क्या यूज है इसका, क्योंकि अभी तक तो यही समझ में नहीं आया कि भैया इसका यूज क्या, क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका यूज बड़ा जबरदस्त का होता है। तो नहीं, कार्बन का +4 कोई फिक्स नहीं है। अक्षय, आकाश, कुछ नहीं। कार्बन -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी दिखा सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी फिलहाल रहने देते हैं। आगे की क्लास में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में, ठीक है। और कृपया करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आज बहुत ज्यादा कोई होमवर्क नहीं, बट जो क्वेश्चन दिया उसको कर लेना, ठीक है। मॉड्यूल के क्वेश्चन तो मैक्सिमम मैंने करा दिए हैं इसमें इक्विवेलेंट वेट में जितने भी थे। नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छा खासा होमवर्क मिल जाएगा, पूरा एक्सरसाइज होमवर्क मिल जाएगा। तो आज के लिए आपके मजे हैं, मजे करो इस चैप्टर में, ठीक है। सिद्धार्थ बोला किस चैप्टर में स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्लास ओवर है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जब अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग तो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, ठीक है। KO2 में क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? KO2 में भैया मैंने 10 बार बताया है, KO2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का जो होता है वो -1/2 होता है और पोटेशियम का +1 होता है, आदर्श बच्चा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की सभा समाप्त करते हैं अपन। इक्विवेलेंट वेट उम्मीद करते हैं कि भैया आप खोपड़े में जा चुका होगा। अगले क्लास में इसके एप्लीकेशन पे आएंगे। ये उतना मतलब ये तो बस हथियार रेडी कर रहे थे लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि भैया क्या यूज है इसका, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर इसी के साथ अपन आज की सभा को विराम देते हैं। किसी कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कोई समझ, वीडियो अपलोड हो जाएगा निधि यार, वो मतलब कोऑर्डिनेटर लोग कर देते तो वो लोग अपलोड कर देंगे, समस्या नहीं है, परेशान नहीं हो, ठीक है। एक डाउट था, निखिल आ जाओ बच्चा, क्या डाउट था बोलो, कहाँ गया, बोलो निखिल क्या समस्या था।
पता नहीं कहाँ चला गया। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन सभा को समाप्त करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा। CO3 2 - 4 कैसे होता है आकाश बच्चा? कार्बन का X मान लो, ऑक्सीजन का -2, तो -2 इंटू 4 कितना हो गया? सॉरी, -2 इंटू 3 +6 हो गया। +6 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? -6 हो गया, राइट साइड में जाके +6 हो जाएगा। पूरे पे -2 है तो -2 से इक्वेट करोगे तो +4 आ जाएगा। आकाश क्लियर है या सॉल्व करके दिखाऊं? अरे मेरे भाई रुक जा। हाँ किस लिए बोल रहा है? सॉल्व करूं या ना करूं पता नहीं। चलिए यार देख, CO3 2 इसका X मान लिया। चलो भैया सॉल्व कर लो। तो X प्लस ऑक्सीजन का -2, तो -2 इंटू 3 इक्वल्स टू -2। पूरे पे -2 चार्ज है। चलो इसको उधर लेके कर दो, तो X इक्वल्स टू क्या हो गया? इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा? -6 उधर आगे क्या हो जाएगा? +6। तो -2 +6 +4 चलेगा? चलेगा आकाश? अब डन है? बोल ले भाई, हाँ बोल ले, ना बोल ले, कुछ तो बोल ले। चलो ठीक है, तो अपन अभी की सभा समाप्त करते हैं, ठीक है। अब किसी कोई डाउट नहीं है? अरे डाउट है तो पूछ लो, ये नहीं बोलना है मास्टर जी से डाउट नहीं देते हैं, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं देते हैं। रोने मत लगना, पूछ लो डाउट। बहाने मारने के तो 1000 है। सर केमिस्ट्री डाउट नहीं मिलता, डाउट सेशन नहीं होता, बहुत समस्या है केमिस्ट्री में। जो पूछना क्लास में पूछो, ऐसा है। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। कोई डाउट नहीं है तो। अरे आदर्श, बोलो आदर्श, क्या समस्या है? अरे बोल ले। सर बोलो बोलो। सर जैसे एक कंपाउंड KO2 है सर, उसमें पोटासियम का +1 फिक्स ऑक्सीजन नंबर होता है। हाँ। तो हम लोग और इधर? +1 लेंगे या फिर X मान के उसका निकाल सकते क्यों हैं? क्यों निकालेंगे X मान के? +1 फिक्स है ना मेरे भाई, बताया है ना +1 फिक्स है। ओके सर। ऑक्सीजन यहाँ पंगा कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन -2 फिक्स नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन का जो है देखो ऐसा है कहानी ऑक्सीडेशन नंबर का, समझो। कुछ का एकदम फिक्स है कि यही होगा, कुछ का ऐसा है कि 99% में फिक्स है कि यही होगा। उस 99% वाले केस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये आते हैं, ठीक है। एकदम फिक्स वाले केस में आता है पोटेशियम, मतलब पहला ग्रुप हाइड्रोजन फटा तो उसको मानते ही नहीं है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप फ्लोरीन, ये एकदम फिक्स वाले में आते हैं। अब समझ में आया? ओके सर। अब मान लो दो के बीच में टक्कर हो गया, एक एकदम फिक्स वाला है और एक 99% फिक्स वाला है। गड़बड़ कौन कर सकता है? जो एकदम फिक्स है वो या जो 99% वाला है वो? 99 ऑब्वियस है ना। अब मान लो दो ऐसे मिल गए जिसमें कि एक 99% फिक्स वाला है और एक नालायक है, उसका तो कुछ भी दिखता है। जैसे मान लो CO2 है, अब CO2 में तो कार्बन का 1000 दिखता है, तो ऑक्सीजन अब कितना भी है तो ऑक्सीजन तो जाना पहचाना है कि भैया मैक्सिमम केस में -2 दिखा, तो -2 मान के देखते हैं। यस सर। बात समझ में आया? ओके सर। हाँ, वही वाली कहानी, किस पे कब कितना भरोसा कर सकते हो, वैसी वाली कहानी है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो बाय बाय।